हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ब्लॉक 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट अस स्टार्ट। लेट इन द 18th century it was generally felt that the rhyming couplet had lost its vitality। मैंने पहले भी ये बात की थी, एक वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले देखो क्लासिकल थे, फिर मिडल आए, फिर न्यो क्लासिकल, मीन्स ऐसे करके आए थे, है ना। तो जो न्यो क्लासिकल पोइट्स थे ना, वो फॉलो करते थे क्लासिकल पोइट्री को। राइमिंग कपलेट होता था और जो भी चीज़ें थी वो क्लासिकल पोइट की थी, ठीक है। लेकिन न्यू क्लासिकल के बाद जो है न्यू क्लासिकल पोइट्स जो थे वो ड्राइडन एंड पोप थे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी पोइट्री लिखने के बाद जो है वो विलियम ब्लेक आए थे। तो विलियम मतलब रोमांटिक पोइट्स आए थे। तो जो विलियम ब्लेक थे रोमांटिक पोइट से वो भी अलग थे, वो भी रोमांटिक पोइट ही थे, लेकिन वो उनसे थोड़ा अलग थे, हटके थे। तो उन्होंने क्या किया, मिडल एजेस को पकड़ा, मीन्स मिडल एजेस की जो पोइट्री थी उस तरह की पोइट्री लिखने शुरू की। और मिडल एज की पोइट्री जो थी वो किसकी थी, शेक्सपियर एंड ये एलिजाबेथन पोइट्री थी, शेक्सपियर एंड मिल्टन की पोइट्री थी, ठीक है। तो उन्होंने नियो क्लासिकल पोइट्स ने क्लासिकल पोइट्स को फॉलो किया, और रोमांटिक पोइट्स में से जो विलियम ब्लेक थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, या रोमांटिक पोइट्स की भी बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने मिडल एजेस में शेक्सपियर को फॉलो करना शुरू किया था। तो मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। लेट इन द 18th century it was generally felt that the rhyming couplet had lost its vitality. To put it differently, it was not possible to improve upon the verse of Dryden and Pope. The medium had exhausted its potential. Hence, English poetry reverted once again to blank verse, the meter of Shakespeare and Milton. It was also felt that by following classical models alone, such as those of Horace and Juvenal, great poetry could not be written. About the same time, a fast industrializing Europe demanded a more equitable social order. The French Revolution may be seen as the single most important event that expressed the climate of the age. यहाँ एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, ZEITGEIST। इसका मतलब है ज़ाइगाइस्ट, इसको ऐसे पढ़ेंगे ज़ाइगाइस्ट। तो ज़ाइगाइस्ट जो है क्लाइमेट ऑफ द एज हो गया, क्लाइमेट मीन्स विच एट द सेम टाइम वॉज इट्स मोस्ट मोमेंटस इवेंट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसमें आया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द पोइट एंड राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड वैल्यूड सेल्फ एक्सप्रेशन मोर देन बैलेंस, रेस्ट्रेंट, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। वो क्या है, आइडियल्स, किसके आइडियल्स हैं, न्यू क्लासिकल एज के। तो हमें याद करना पड़ेगा, न्यू क्लासिकल एज से हम ये याद रखेंगे कि बैलेंस है, रेस्ट्रेंट है, क्लैरिटी है, सिंप्लिसिटी है, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड के जो राइटर या पोइट्स थे वो सेल्फ एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व देते थे। सो दे डिड नॉट हेजिटेट टू गो बैक टू द मिडल एजेस फॉर मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन। What was dark and uncouth for a poet such as Pope was a rich site of mystery and meaning for Coleridge। जो कि डार्क था, पोप के लिए जो डार्क माना जाता था वो ही मिस्ट्री था, किसके लिए, कॉलरिज के लिए। इस तरह से देखो डार्कनेस को किस तरह से देखा गया, पोप के लिए वो डार्क है लेकिन कॉलरिज के लिए वो मिस्ट्री है एंड मीनिंग है। द मेजर रोमांटिक पोइट्स वर अनलाइक वन अनदर, बट वो भी एक दूसरे से, रोमांटिक पोइट्स भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग अलग थे। बट विलियम ब्लेक अ मिस्टिक, वो तो मिस्टिक थे, आध्यात्मिक चीज़ों को ही लिखते थे, वॉज यूनिक, डिफरेंट थे वो, SUI जेनेरिस मीन्स यूनिक थे वो, बहुत ही ज़्यादा। He developed his own mythology which made his poetry often means unique and remote for the common reader. He, more than any other poet of his age, questioned the world view based on the Newtonian and Lockean paradigm. Paradigm means pattern. So ये ब्लॉक की इंट्रोडक्शन तो आज हम फिनिश कर दे हैं।
अभी करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू रोमांटिक पोइट्री। लेट अस स्टार्ट नाउ। इसका भी इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल डू। इसको समझते हैं हम कि इसमें क्या क्या है। देखो इसमें इंट्रोडक्शन तो पार्ट है, बैकग्राउंड टू द रोमांटिक मूवमेंट है। रोमांटिक मूवमेंट उस टाइम स्टार्ट हुई थी ना, और डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, ये आज हम करेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस अस टू द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। इट डील्स विद द पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेरी एंड अदर फैक्टर्स विच ब्रॉट अबाउट दिस मूवमेंट। ये इसमें फैक्टर्स, किसी भी मूवमेंट के लिए जो है ना, हमारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो जस्ट वेट। तो इसमें हम लोग लिटरेरी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। इट कंसीडर्स वेरियस डेफिनेशंस टू द टर्म रोमांटिसिज्म। इट मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, इसमें बहुत सारे वेरियस डेफिनेशन, वी विल डू वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रोमांटिसिज्म। इट डिवोट्स अ गुड पार्ट टू अ डिस्कशन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द रोमांटिसिज्म, वो भी हम करेंगे। द वर्क ऑफ द अर्ली रोमांटिक पोएट इज कवर्ड, वो हमने जो अर्ली रोमांटिक पोइट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। देन द मेजर रोमांटिक पोइट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट आर डिस्कस्ड इन डिटेल, वो भी डिस्कस किया गया है डिटेल में आने वाले आने वाले चैप्टर्स में। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अकाउंट ऑफ रॉबर्ट बर्न्स यूज ऑफ फोक सॉन्ग एंड विलियम ब्लेक्स यूज ऑफ मिस्टिसिज्म एंड सिम्बोलिज्म, the unit means this unit moves on to the major figures of the romantic movements in England: William Wordsworth and Coleridge, S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, who are deemed to be the pioneer of romantic poetry in English. Now, after a brief survey of Wordsworth's work, this theory of poetry, as stated in the preface to Lyrical Ballads, is examined critically. ये सब भी हम करेंगे। The literary partnership between Wordsworth and Coleridge and their later differences are considered with reference to Coleridge's Biographia Literaria, उसमें हम डिस्कस करेंगे। The deviations from his stated principles in the actual writing of Wordsworth poetry are briefly illustrated. A section is set apart for Coleridge's poetry and criticism. The last section of the unit introduces us to the second generation of romantic poets like Byron, Shelley and Keats. Now the lesson provides self check exercises, तो इसमें है ही, ठीक है। चलो अब हम आते हैं बैकग्राउंड टू द रोमांटिक मूवमेंट। क्या बैकग्राउंड था? Now historians of English literature have designated the period from 1798 to 1832 as the romantic period. Wordsworth and Coleridge, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये कई बार बहुत बार आती हैं। 1798 टू 1832 इंपॉर्टेंट है ये कि रोमांटिक पीरियड कब से कब तक था। Wordsworth and Coleridge published lyrical ballads in 1798. Sir Walter Scott died in 1832. ये रिलेट किया है ना, क्योंकि रोमांटिक पीरियड भी 1798 से स्टार्ट हुआ था और लिरिकल बैलेट्स भी पब्लिश हुआ था 1798 में, एंड 1832 में ये वॉल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी। ऑल्सो द रिफॉर्म बिल विच एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू द मिडल क्लास एंड लेबरर्स वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1832। तो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी? रिफॉर्म बिल पास हुआ था जिसमें कि मिडिल क्लास और लेबरर्स को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया था, वो भी 1832 में पास हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड मूव्ड फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। इसी दौरान जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में तब्दील हुआ था इंग्लैंड। Thus, the balance of power passed on from the lower land-owning aristocracy to the owners of industrial units, which employed large number of people. The mill owners and their employees had developed different perspectives. In the political arena, there were revolutions of far-reaching consequence to England. The American Revolution led to the Declaration of Independence. अमेरिका उस टाइम पे आज़ाद भी हुआ था 1776 में बाय द 13 कॉलोनीज। अमेरिका की
13 कॉलोनीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुई थी, क्योंकि वो भी इंग्लैंड के उसमें था। मीन्स जैसे इंडिया कॉलोनाइज किया था, वैसे ही इंग्लैंड ने अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ शैटरिंग एंड सनडरिंग इवेंट which affected the whole of Europe, Western Europe in several ways। तो काफ़ी कुछ इसमें हुआ था। देखो, रिफॉर्म बिल हुआ था, उसके बाद वॉल्टर स्कॉट की डेथ 1832 में बताई जा रही है, लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन 1798 में बताई जा रही है, और इंग्लैंड जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज्ड बना था। उसके बाद लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी से लोग जो है वो अब इंडस्ट्रियल ओनर बन गए थे इंडस्ट्रीज़ के, एंड मिल ओनर्स एंड उनके एम्प्लॉय जो है वो उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया था, सोच डिफरेंट हो गई थी। पॉलिटिकल एरिना में देखा जाए तो रेवोल्यूशन आया था उसमें अमेरिकन जो कॉलोनीज़ थी वो इंडिपेंडेंट हुई थी, 13 कॉलोनीज़ अमेरिका की। और इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन एक और आया था, जिससे कि वेस्टर्न यूरोप को जो है कई तरह से जो है वो प्रभाव पड़ा था, शैटर्ड हो गया था, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन रिसीव्ड enthusiastic support in the beginning from the liberals and the radicals in England. The Declaration of the Rights of Man by the French National Assembly was welcomed. Edmund Burke disapproved the event in France in his Reflection on the Revolution in France 1790 में। Tom Paine, Paine, Paine issued a spirited rejoinder to Burke in his Rights of Man. Tom Paine pleaded for a democratic republic for England by peaceful and violent means. Another book, Inquiry Concerning Political Justice by William Godwin, made a great impact on Wordsworth, Shelley and others. Godwin predicted that eventually all property would be distributed equally and all government would disappear. Later, events in the French Revolution, notably the execution of the royal family, the guillotine of innocent people, एक ना मशीन होती थी जिससे कि बहुत ही बेदर्दी से लोगों को मारा जाता था, ठीक है। तो guillotine of innocent people during the reign of terror and Napoleon's dictatorship disenchanted the early supporters. The economic sphere also saw great convulsions. Changes उन्होंने देखे थे. The manufacturing class became more powerful than the agricultural class. With the invention of James Watt's steam engine, which replaced wind and water as source of energy in 1765, there was a revolutionary change in the means and pace of production. The pace of production. The population of England was becoming either owner or trader, or wage earners without property. Thus, the people were effectively divided into rich and poor. With the introduction of more machinery into industry, there was more unemployment. मशीनें आ गई तो लोग बेरोजगार हो गए. The soldiers demolished after the French wars aggravated the labor market. There was means soldiers तो है वो मारे गए थे फ्रेंच वॉर में. So there was an economic depression in 1815 caused by the fall in wartime demand for manufactured goods. जो चीज़ें चाहिए थी वो कम पड़ गई थी, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था. मीन्स अब जब चीज़ें कम पड़ जाती हैं ना तो वो महंगी भी हो जाती हैं. These political, economic and social factors caused agitation and riots by the working class. लोगों में जो है दंगे भड़क गए. The ruling class responded by more repressive measures. तो ruling class तो प्रेस करने की कोशिश करती है ना इस तरह के दंगों को. The unrest culminated in passing the reform bill, which met the political aspiration of at least some sections of the population. और उसके ऊपर क्या हो गया, जब ये सब चीज़ें हुई तो रिफॉर्म बिल भी आ गया. There were important developments in other spheres also.
Captain James Cook circumnavigated मतलब traveled the globe and discovered Australia and Sandwich Islands. Fascinating accounts of life in the South Seas led to a rethinking on the nature of society and the political systems. Ocean travel became safer with Cook's accurate charting of the coastline. The exploitation of new market in India and elsewhere gave a fillip to commerce. Fillip means boost to commerce. This in turn led to the development of industry and technology. The dissemination of ideas kept pace with the improvements in the communications network. The pamphlet became a powerful means for debating controversial issues. Pamphlets छपना शुरू हो गए थे उस टाइम पे. For instance, the debate on the French Revolution was conducted through pamphlets. Eventually, the pamphlet was replaced by the periodical for debate on political reforms. Further, parliamentary reform was inspired by the achievement of the middle class in France. Public opinion in England favored representation to big towns, leading to the passage of the Reform Bill. The Romantic writers lived through such momentous changes in the political, economic, social, and literary spheres. The idea of revolution informed the Romantic movement from the beginning. Many major writers of this period were aware that great changes were taking place around them and that these changes would find their way into the literature also. अब ये सब changes जो होते थे उसमें obviously literature पे भी फर्क पड़ेगा ना. The French Revolution seemed to be the great divide and the beginning of a new era in the history of mankind. William Hazlitt rightly observed in his book, The Spirit of the Age, there was a mighty ferment in the heads of the statesmen and poets, king and people. It was a time of promise, a renewal of the world and of letters. ऐसा बोला है इस बुक में, द स्पिरिट ऑफ द एज में, जो कि विलियम हैजलिट ने लिखी थी. Now the French Revolution swept away time honored hierarchies in different spheres. Hierarchy थी ना उस टाइम पे, तो वो सब खत्म होने लग गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. The new slogans, liberty, equality, fraternity, promised a free and egalitarian society. Monarchy was abolished and the feudal structure was demolished. सब monarchy, feudal system खत्म हो गया. The principle of the dissolution of hierarchies carried into literature meant that the epic and tragedy, which were at the top of the literary pyramid, had to yield place to such forms as the lyric, the ode, and the ballad. In language, the cultivated speech of the elite class was sought to be replaced by the speech of the common people. Elite class की language खत्म हो गई और common people की language सामने आ गई. In the course of themes, great events had to make way for more commonplace incidents. मतलब great events खत्म हो गए और commonplace incidents सामने आने लगे. The characters depicted in poetry need not be kings or queens. Humbler folk like a leech gatherer or a highland lass or even an idiot boy is good enough for poetic composition. Means जो topics है ना वो भी इस तरह से आने लगे कि लीच बॉय, इडियट बॉय ऐसे करके आने लग गए थे. सो अच्छा ये बोल रहे हैं कि द करेक्टर्स डिपिक्टेड इन पोइट्री नीड नॉट बी लाइक किंग और क्वींस, humbler folk like leech gatherer or a highland lass or even an idiot boy is good enough for poetic composition. Thus the French Revolution caused a democratization of literature in genre, in language, in themes and characters. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है. तो इससे कितने चेंजेस आए थे? द स्पिरिट ऑफ द एज डिमांडेड दीज चेंजेस एंड क्रिएटिव राइटर रिस्पॉन्डेड एंथुजियास्टिकली. ठीक है. अच्छा अभी हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म. ओके, थैंक यू सो मच.